यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 ने बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स को इमोशनली हिला कर रख दिया है। महीनों की और कुछ लोगों की तो सालों की डिसिप्लिन प्रिपरेशन के बावजूद वो एग्जाम में एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत लेंदी, बहुत टफ एंड हाईली अनप्रिडिक्टेबल था। दोस्तों, पहली बार हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जो कि यूपीएससी ने पिछले 30-40 साल में एक बार भी नहीं पूछे हैं। और दोस्तों, इस पेपर के बाद बहुत सारे बच्चों को सेल्फ डाउट और डिमोटिवेशन होने लगी कि क्या मेरी प्रिपरेशन, क्या मेरी मेहनत मुझे राइट डायरेक्शन में लेकर जा रही है, क्या मेरी अप्रोच इस एग्जाम को प्रिपेयर करने की सही है, क्या मैं अपनी मेहनत को वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं। और दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा परेशान वो सीरियस एस्पिरेंट है जिसने अपनी जवानी, अपना टाइम, अपने एफर्ट, अपनी मेहनत इस एग्जाम को डिवोट कर दी है और पूरी शिद्दत के साथ डिवोट कर दी है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो यहां पर हमें खुद पर अब डाउट हो रहा है कि क्या मुझे 1 साल और यूपीएससी एग्जाम पे देना चाहिए, क्या अगले साल भी मुझे यही सिनेरियो देखने को मिलेगा, और 1 साल में मैं ऐसा क्या कर लूंगा कि इस एग्जाम को मैं अगली बार कॉन्फिडेंस के साथ क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो यहां पर 2 घंटे के पेपर ने बच्चों की जो सेल्फ मोटिवेशन थी या जो कॉन्फिडेंस था उसको शेक कर दिया है। और यहां पर दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि अगली बार भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम अगर ऐसा आया तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा, एक सजेशन देना चाहूंगा कि भाई, अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ ही क्वालिफाई कर सकते हैं, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उन एग्जाम्स में ग्रेजुएशन इज द मेन क्राइटेरिया। अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, तो आप इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन एग्जाम्स को पक्का अप्रोच करना चाहिए अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की ढंग से तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि आपकी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी आपको इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में काफी अच्छे लेवल पे हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के बारे में कि ऐसे कौन से 5 सिमिलर एग्जाम्स हैं जिनको आप यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ या फिर यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के साथ अप्रोच कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस यहां पर भी हाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ दीजिए। इस पूरे सेशन के दौरान मैं कहीं भी आपको ये गाइड नहीं करने वाला हूं कि आप सिविल सर्विस एग्जाम को हटा दीजिए और इन एग्जाम्स को अपना मेन टारगेट एग्जाम बना लीजिए। मैं आपको ये सलाह देने वाला हूं कि अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को करते रहिए, लेकिन उस तैयारी के साथ आप इन एग्जाम्स को भी क्रैक कर सकते हैं। तो आपको इनको भी अब अप्रोच करना चाहिए, आपको अपनी चॉइसेस को एक्सपेंड करना चाहिए। अगर एक प्रिपरेशन आपको मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई करने में हेल्प कर रही है तो इस टाइम पर आप लोगों को उस पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं जिनको आप सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन के साथ टारगेट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाई टू टारगेट अदर एग्जाम्स। सर, मैंने तो सुना है कि अगर मैं सिविल सर्विस एग्जाम के साथ किसी और एग्जाम को अप्रोच करना शुरू कर दूं तो मेरी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन डाइल्यूट हो जाएगी, मेरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो शिद्दत से मैंने तैयारी करी है वो वेस्ट हो जाएगी। तो क्या मुझे किसी और एग्जाम की तरफ आना चाहिए? दोस्तों, दूसरा हम डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई, हाउ टू चूज अदर एग्जाम। देखो, हमने मन बना लिया कि चलो ठीक है, हमने 3-4 साल यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर ली है, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो कुछ और एग्जाम चूज कर लेते हैं। बट क्या रैंडमली हम कोई भी एग्जाम पिक कर लेंगे? क्या हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें तो हम गेट एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देंगे? तो यहां पर किस तरीके से आपको दूसरे एग्जाम्स चूज करने चाहिए ताकि आप अपनी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन को यहां पर भी यूटिलाइज कर पाए, हम इसको समझेंगे, हम इसको जानेंगे। और दोस्तों, बहुत ही रैशनली जानेंगे, कोई इमोशनल डिसीजन हम यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कि भाई, वाई स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम इज अ गुड चॉइस विद यूपीएससी सीएससी एग्जाम। अगर किसी बच्चे ने सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है तो क्यों उसको नेचुरली स्टेट पीसीएस एग्जाम की तरफ भी जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे एक बहुत अच्छे ऑप्शन की, जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर का एग्जाम, जो कि ईपीएफओ का एग्जाम होता है। तो यहां पर भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी ही होती है। क्यों एक अच्छी चॉइस मानी जाती है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट, और क्यों इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में, एपीएफसी ईयू एग्जाम में यूपीएससी एस्पिरेंट्स का जो सिलेक्शन रेशो है वो काफी हाई है। फिर हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम एक गुड चॉइस क्यों है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के साथ। कैसे आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को भी मैनेज कर सकते हैं अपनी सीएससी प्रिपरेशन के साथ। हम नबार्ड ग्रेड एग्जाम की बात करेंगे, हम सीएपीएफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे। तो इन कुछ एग्जामिनेशन को हम चेक करेंगे और दोस्तों, हम क्या चेक करेंगे कि भाई, इन एग्जामिनेशन को हम यूपीएससी के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितना सिलेबस यहां पर ओवरलैप हो रहा है और ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की जो आपको अपनी तरफ पुल करेंगी। तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि यहां पर आप लोगों को अपने लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों अदर एग्जाम। देखो, जब मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करी थी तो
जस्ट पहले मैंने अपनी एमटेक कंप्लीट करी थी और किसी दोस्त के कहने पे, क्योंकि उसका एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, तो मैंने सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आप में से भी बहुत सारे बच्चों का खुद का सपना होगा सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करने का, या पेरेंट्स का सपना होगा, या फिर किसी दोस्त ने समझाया होगा, या फिर पीयर ग्रुप ने सजेस्ट किया होगा। तो आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के होने के बावजूद इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कूद गए थे। और दोस्तों स्टार्टिंग में हमारा हौसला, हमारी मोटिवेशन बहुत हाई होती है। मैं एक टिपिकल ग्राफ बनाता हूँ एक एस्पिरेंट की जर्नी का, जो आप लोगों ने शायद देखा होगा, आप लोगों ने इस जर्नी को फॉलो भी किया होगा। मैंने भी इस जर्नी को फॉलो किया कि जब हम एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो मोटिवेशन बहुत हाई रहती है कि यार कर लेंगे, ऐसा कौन सा तोप एग्जाम है जो नहीं निकलेगा। अगर मेहनत करेंगे, अगर एफर्ट डालेंगे तो एग्जाम पक्का क्वालिफाई कर लेंगे। लोग पता नहीं क्यों सिविल सर्विस एग्जाम को इतना बड़ा एग्जाम बताते हैं। तो हम एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं हाई इंटेंसिटी के साथ, दिन में 7-8 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और मोटिवेशन बहुत हाई रहती है और प्रेशर बहुत कम रहता है स्टार्टिंग में। हमें ऐसा लगता है कि अभी अटेम्प्ट देने तो दो, अभी तो मेहनत स्टार्ट करिए। तो कोई सोशल प्रेशर नहीं होता, कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता, और किसी को प्रूव नहीं करना होता। ठीक है, फिर होता क्या है कि हम पहला अटेम्प्ट देने जाते हैं। पहले अटेम्प्ट में हमें पता लगता है कि यार अच्छा, ये एग्जाम तो यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम एक डिफरेंट एग्जाम है। इस एग्जाम में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होने वाली। इस एग्जाम में सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ हमें बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉलेज इज नॉट इक्वल टू सिलेक्शन, नॉलेज की एप्लीकेशन आना इज इक्वल टू सिलेक्शन। तो दोस्तों प्रीलिम्स में जब ये झटका लगता है तो हल्का सा प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, यार जितना इजी इस एग्जाम को हम समझ रहे थे उतना इजी एग्जाम नहीं है, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपनी प्रिपरेशन की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। मोटिवेशन हाई रहती है इस टाइम भी, क्या एक ही अटेम्प्ट तो हुआ है, इस बार निकाल लेंगे पक्का, लेसन भी मिल चुके हैं, लर्निंग भी आ चुकी है, हम दोबारा तैयारी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब 7-8 घंटे की जगह हम 9-10 घंटे पढ़ना शुरू करते हैं, और कुछ मार्केट का भी जायजा लग चुका होता है कि भाई क्या एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, कैसे मीट करना है इस रिक्वायरमेंट को। तो हम बहुत अच्छे एफर्ट डालना शुरू करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। दोस्तों अगली बार क्या होता है कि प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरे साथ हुआ कि सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो गया। दोस्तों उस दिन ऐसा लगता है कि भाई हम आईएएस बन गए, क्योंकि हमारे लिए प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। और दोस्तों फिर आती है एक और स्टेज, मेंस एग्जामिनेशन की, और तब पता लगता है कि यार प्रीलिम्स तो एक नॉर्मल स्टेज थी, मेन स्टेज तो मेंस स्टेज है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लगातार 5-6 दिन मल्टीपल पेपर देने पड़ते हैं, और यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है जिनको देखकर शायद आपको आंसर याद आ जाएगा। यहाँ पर तो पूरा पूरा आंसर लिखना है, और वो आंसर लिखना भी एक अपनी एक कला है जो आप लोगों को बहुत मेहनत के बाद आती है। तो यहाँ पर मेंस में अटक जाते हैं फिर बच्चे। फिर दोस्तों प्रेशर अब बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि 2 साल आप लगा चुके हैं और रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, और जिस एग्जाम को आपने स्टार्टिंग में बहुत सिंपल समझा होता है वो एग्जाम उतना सिंपल होता नहीं है, वो अब आपको अपने रंग दिखाना शुरू करता है। दोस्तों तीसरा अटेम्प्ट फिर देते हैं घर वालों से बात करके कि क्या इस एग्जाम की 1 साल और तैयारी कर ले। फिर प्रीलिम्स निकल जाता है, लेकिन इस बार प्रीलिम्स निकलने की उतनी खुशी नहीं होती जितनी पिछली बार हुई थी। फिर दोबारा मेंस में बैठते हैं, फिर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, फिर एक बार और तैयारी करने की सोचते हैं, लेकिन पिताजी कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कुछ और एग्जाम्स भी सोच ले, शायद ये एग्जाम मुश्किल है, शायद ये एग्जाम तेरे बस की बात नहीं है। तो उसको बुरा लग रहा होता है, लेकिन पिताजी की बात बहुत प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये टाइम निकल गया, अगर ये 30 की एज निकल गई, तो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के ऑप्शन इसके लिए क्लोज हो जाएंगे। तो अभी अगर इसने 3 साल यहां पर लगा लिए हैं, और पिताजी देख भी रहे हैं कि आप 8-9 घंटे या फिर 9-10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत को हमें कहीं और यूटिलाइज कर लेना चाहिए, इस मेहनत के थ्रू में कोई और एग्जाम क्वालिफाई कर लेना चाहिए, इसलिए पिताजी वो सलाह दे रहे होते हैं। तो हम खुद को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है, सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है, और जिन लोगों को हमने स्टार्टिंग में बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया होता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से हम मिलना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें ध्यान आता है कि यार शायद ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पर हम फंसते जा रहे हैं, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के 4th, 5th, 6th अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होती है, लेकिन वो नंबर बहुत कम हो जाता है। जनरली 3rd अटेम्प्ट पे बच्चों की पीक आ जाती है, और तीसरे अटेम्प्ट के बाद एक सीरियस एस्पिरेंट को ये बहुत स्ट्रांगली रियलाइज कर लेना चाहिए कि भाई अगर ये एग्जाम नहीं निकल रहा है तो मुझे अब अपने लिए प्लान बी चूज कर लेना चाहिए, अब मुझे अपने लिए बैकअप ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। और ये रियलिस्टिक बात मैं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को कोई हाइपोथेटिकल या फिर कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं कह रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको कहीं और लेकर जाऊं, इस वजह से नहीं कह रहा हूं। मैं आप लोगों का भी मान लीजिए कि एक एक्स यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते बातें समझा रहा हूं, और ये बातें हर बच्चे के साथ होंगी। अभी बुरी लग रही होती है, आप तैयारी कर रहे होते हो, लेकिन बाद में यही बातें सच्ची लग रही होती है। अब दोस्तों यहाँ पर अदर एग्जाम अगर चूज करना भी है, मान लिया कि हमारी सिचुएशन सही नहीं है,
हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो लगातार हर साल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और लगभग फोर्थ अटेम्प्ट में जो हमारी मोटिवेशन है, जो हमारी इंटेंसिटी है, वो दब जाएगी प्रेशर के अंदर। सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, खुद को ना प्रूव कर पाने का प्रेशर, और फिर हम फंस जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए आपको दूसरे एग्जाम्स चूज करने चाहिए, और दूसरे एग्जाम इसलिए नहीं चूज करने चाहिए कि भाई दूसरे एग्जाम्स को निकाल के आप लोग जो है इजीली सिलेक्शन ले लोगे। दूसरे पेपर यूपीएससी सीएससी से इजी हैं, दूसरे पेपर्स में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, कंपटीशन कम है, इस वजह से आप प्लान बी चूज नहीं कर रहे हो। कोई भी ऐसा एग्जाम इस टाइम पर इंडिया में नहीं है जहां पर घुसो और सिलेक्शन ले लो, नहीं है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा मुंह उठा के आएगा, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करेगा और सिलेक्शन ले लेगा, नहीं है। हर एग्जाम डिमांडिंग है, हर एग्जाम की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। हाँ, इन एग्जाम्स में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैकग्राउंड आपकी हेल्प कर सकता है, तो इसलिए आपको इन एग्जाम्स में आना चाहिए। एंड दोस्तों ये एग्जाम में आने का पर्पस सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है, उस प्रिपरेशन को यूटिलाइज करना है और ऑप्शंस को टारगेट करने में। मतलब एक तीर चला के मल्टीपल एग्जाम्स अगर हमारे क्वालिफाई हो सकते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत पढ़ रखे, तो वो एम लक्ष्मीकांत अगर कहीं और भी यूटिलाइज हो रही है नॉलेज की फॉर्म में, तो हमें करना चाहिए। अगर आप लोगों ने रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी की पढ़ रखी है, फिर मृणाल सर के लेक्चर दे रखे हैं, तो वो कहीं और भी यूटिलाइज होंगे, तो वो करना चाहिए। तो इसलिए आपको दूसरे एग्जाम्स की तरफ आना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे देयर आर डिफरेंट पैरामीटर जिसके बेसिस पे आप प्लान बी चूज कर सकते हो, अदर एग्जाम चूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन पैरामीटर है सिलेबस ओवरलैपिंग। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि आपका बैकअप ऑप्शन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका सिलेबस मोर देन 60% ओवरलैप कर रहा हो विद योर प्लान ए, विद योर मेन टारगेट एग्जाम, जो कि इस केस में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये तैयारी अगर आपको मोर देन 60% हेल्प कर रही है किसी और एग्जाम को क्वालिफाई करने में, तो वो आपका नेचुरली एक बैकअप ऑप्शन बन जाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई अगर आप लोग ऐसे एग्जाम को चूज करें जो आपका सोशल स्टेटस बरकरार रखे। देखो आप लोग अभी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो है आईएएस आईपीएस का एग्जाम। इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप आईएएस आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इसका पार्ट बनते हो। लगभग 26 कैडर आप लोगों को मिलते हैं। तो हम जनरली लोगों को यूपीएससी सीएससी नहीं बताते, हम बताते हैं कि भाई हम आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को बोलो कि अंकल मैं आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहा था बट आईएएस नहीं बन पाया, बट मैं आरबीआई ग्रेड बी में मैनेजर बन गया, बट मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन गया, तो ऐसे एग्जाम्स को चूज करिए एज अ प्लान बी, जहां पर आप किसी को बताते हुए भी प्राउड फील करें। वहां पर आपको एक गिल्टी फील ना हो कि अंकल मैंने तैयारी तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम आईएएस पोस्ट के लिए करी थी, बट अब मैं ग्रुप डी में क्लर्क हूं। तो यहाँ पे आप लोग बताते हुए शर्माएंगे, हिचकिचाएंगे और वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सोशल स्टेटस भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेसिस पर आप लोगों को प्लान बी चूज करना चाहिए। तीसरा पैरामीटर क्या है? सैलरी, पर्क्स एंड अलाउंसेस। दोस्तों अभी आप लोग जब आईएएस आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो 7th पे कमीशन के हिसाब से आप लोगों को लेवल 10 की पे मिलती है। ठीक है, अगर आप लोग कोई ग्रुप डी का या ग्रुप 4 का एग्जाम, ग्रुप सी का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपको लेवल 4 लेवल 6 की जो है सैलरी मिलती है। आपकी इन हैंड सैलरी अराउंड 48-50,000 के आसपास रहती है। लेकिन आईएएस आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी सैलरी जो इन हैंड आती है वो लगभग 1,30,000 से लेकर 1,70,000 के बीच में वेरी करती है। तो दोस्तों आपको एक ऐसा बैकअप प्लान, एक ऐसा अदर एग्जाम चूज करना चाहिए जहां पर सैलरी बहुत ज्यादा डाउन ना जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, तो यहाँ पर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो लगभग 1,20,000 के आसपास होती है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिला। और पोस्टिंग भी रैंक के बेसिस पे होती है, ट्रांसफर भी ट्रांसपेरेंट मैनर में होती हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से लोगों की भलाई करने का मौका भी मिलता है, जो कि अगला पैरामीटर है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो ये एग्जाम्स नेचुरली आप लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस बन जाते हैं अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट हैं। यहाँ पर आप लोग जो समाज का सबसे पिछड़ा और अननोटिस्ड तबका है, जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, लेबर क्लास, उनकी मदद करने का आपको मौका मिलता है। और दोस्तों अभी हमने एक सेशन कंडक्ट किया था देवी प्रसाद भट्टाचार्य सर के साथ, जो कि रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पे वो है इस टाइम पर। तो उनके अनुसार अगर इंडिया में कोई एक ऐसी पोस्ट है जहां पर मैक्सिमम पब्लिक सर्विस करने का मौका आपको मिलता है, तो वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है। तो आपको इसलिए इस एग्जाम की तरफ आना चाहिए अगर आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एक और पोटेंशियल जो है एरिया क्या है जिसके बेसिस पे आपको अदर एग्जाम चूज करने चाहिए कि यार क्या इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद मुझे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्या मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर जॉब को मैं रिटायरमेंट की एज तक कर सकता हूँ। ऐसे एग्जाम को आपको चूज करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये पैरामीटर आप लोगों को रैशनली किसी पर्टिकुलर एग्जाम को चूज करने में हेल्प कर रहे हैं।
सिमिलरली आपको एक ऐसा एग्जाम चूज करना चाहिए जो कि रेगुलर होने लग गया हो या रेगुलर हो रहा हो और जो प्रोफेशनल मैनर में कंडक्ट हो रहा हो, जिसकी इंटीग्रिटी पे सवाल ना उठा हो। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि यार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है और पिछले कितने सालों से, मतलब आजादी की बात तो हमेशा से ही कंडक्ट करवा रहा है, इससे पहले भी कंडक्ट करवाया है, कभी इस एग्जाम की इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं खड़ा हुआ है। तो इसलिए आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे एटीट्यूड के साथ, बहुत अच्छी अप्रोच के साथ देते हो और यहाँ पर आपको ऐसा ही कोई और एग्जाम भी चूज करना चाहिए। तो दोस्तों जनरली जब हम इन पैरामीटर्स को इकट्ठा करते हैं तो हमें कुछ एग्जाम्स दिखते हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, काफी चीजें यहाँ पर मैच करेंगी। आप अगर सोशल स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर आप बीडीओ, ईटीओ, डीपीएस, डीएसपी, ठीक है, एसडीएम, इन पोस्ट को पा सकते हो। यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं जहां पर अगेन ग्रेजुएशन इज दी ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर पोस्ट का एग्जाम है, नबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का एग्जाम है, ठीक है, एंड देन सीएपीएफ एग्जाम, एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए। तो अब इन एग्जाम्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि भाई कैसे आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन इन एग्जाम्स में हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने कि क्यों मैंने इन एग्जाम्स को एक बहुत अच्छा एग्जाम बोला है। अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स को इन पैरामीटर के बेसिस पर रेट करेंगे, 3 नंबर देंगे जहां पर कोई एग्जाम हाईली फेवरेबल है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है, जहां पर थोड़ा सा मीडियम फेवरेबल है और जहां पर बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, तो आप देखेंगे कि भाई इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में आप लोगों को आरबीआई ग्रेड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, ईपीएफओ एपीएफसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा और नबार्ड ग्रेड है, आरबीआई ग्रेड भी ये सब आपको 20+ देखने को मिलेंगे। तो इन एग्जाम्स को आप चूज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही रैशनल मैनर में हमने ये लॉजिक आइडेंटिफाई किया है कि व्हाई वी शुड अप्रोच दीज एग्जामिनेशंस, मेनली अगर हमने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रखी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की बात करते हैं। तो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो रिक्रूटमेंट करते हैं स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। जनरली वो पोस्ट ग्रुप ए पोस्ट होते हैं, लेकिन कई बार ग्रुप बी पोस्ट के लिए भी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट होता है। इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप अपने स्टेट में ही रहते हैं पूरे साल या फिर पूरी रिटायरमेंट की एज तक, और आप लोग एसडीएम, डीएसपी, ईटीओ, बीडीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ऐसी पोस्ट जो कि काफी अच्छी मानी जाती हैं उन पे आप ज्वाइन करते हो। दोस्तों स्टेट सिविल सर्विस की और यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की इस तरीके से दोस्ती है कि स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स आप लोग देखते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, ये आप लोगों को स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में एज सच देखने को मिलते हैं। अगर आप इन कंपोनेंट्स को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, मतलब आप लोगों ने 3-4 साल इन कंपोनेंट्स पे लगा लिए और सिविल सर्विस एग्जाम में शायद इनसे आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में ये प्रिपरेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। तो सर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूंगा कि मैंने भी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करी है और 4 साल बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करी है, 3 मीन्स भी लिखे हैं, और स्टेट सिविल सर्विस की मैंने कभी कोई डेडिकेटेड तैयारी नहीं करी, लेकिन फिर भी यूपीएससी प्रिपरेशन से मैंने लगभग 10 स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। और वो क्यों कर रखे हैं? क्योंकि मुझे सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन मेरी इतनी अच्छी हो रखी थी कि इसको यूटिलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन जब मुझे स्टेट की नॉलेज नहीं भी होती थी, जो 10-15 क्वेश्चन स्टेट सिविल सर्विस में स्टेट से पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हरियाणा सिविल सर्विस में आप लोगों को आउट ऑफ 100 15 से 20 क्वेश्चन स्टेट सिविल सर्विस के जो है स्टेट बेसिस पे देखने को मिलेंगे, हरियाणा स्टेट के ऊपर देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर आप नहीं भी करते हैं लेकिन आपने सिविल सर्विस एग्जाम की बहुत ढंग से तैयारी कर रखी है, तो 80 में से जैसे मैंने 76-77 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो एग्जाम आप निकाल लेते हैं, प्रीलिम्स आप निकाल लेते हैं। इवन मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज का, तो वो एग्जाम्स निकालना अच्छा रहता है अगर आपने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेबस आपको वहां पर हेल्प करेगा। और दूसरी बात कि स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के जो जनरली पैटर्न होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं हरियाणा सिविल सर्विस की बात करूं, पंजाब सिविल सर्विस की बात करूं, बिहार सिविल सर्विस की बात करूं, यूपी सिविल सर्विस की बात करूं, हिमाचल सिविल सर्विस की बात करूं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं, तो इन पर्टिकुलर स्टेट्स में आप लोगों को जो पैटर्न है वो 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिलता है, जो कि यूपीएससी सीएससी से काफी मैच करता है। और धीरे धीरे हमारे देश की जो बहुत सारी स्टेट पब्लिक सर्विसेज हैं, उनका जो एग्जाम है वो यूपीएससी ओरिएंटेड होता जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने एक बार सिविल सर्विस एग्जाम की ढंग से तैयारी कर ली है, तो ये एग्जाम आपके लिए नेचुरल चॉइस बन जाता है, क्योंकि जो पोस्ट आप वहां पर लेने की सोच रहे हैं वो पोस्ट आपको यहां पर मिल सकती है, थोड़े कम लेवल पे लेकिन मिल सकती है। और दूसरी बात कि 15 साल की सर्विस के बाद आप आईएएस पोस्ट पे ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे अच्छी पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया है तो आप लोगों को एक अपग्रेडेशन का मौका मिलता है अगर आप स्टेट सिविल सर्विस के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं।
क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर एग्जाम को आप चूज पक्का करिए। अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए कि इस साल आपके स्टेट का सिविल सर्विस एग्जाम कब होने वाला है, क्या शेड्यूल है, और आप उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एडिशनली मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 घंटे निकालने पड़ेंगे अगर आप अपने स्टेट सिविल सर्विस के लिए अपने स्टेट को भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, या थोड़ी बहुत जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम को देकर आप उस एग्जाम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे विदाउट अफेक्टिंग योर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और एग्जाम की, जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर का एग्जाम। दोस्तों, इस पर्टिकुलर एग्जाम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको हल्का सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि 2021 और 2023 इन 2 पर्टिकुलर ईयर में जब जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है और जो बच्चे सिलेक्ट हुए, अगर उनका हम नंबर देखें कि कितना रेशियो है उनकी सिलेक्शन का विद यूपीएससी एस्पिरेंट, तो हम देखेंगे कि भाई लगभग 80% बच्चे जो इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं दे आर फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैकग्राउंड। तो दोस्तों यहाँ पे ये एग्जाम एक नेचुरल चॉइस है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट के लिए। क्यों नेचुरल चॉइस है भी आपको पता लगेगा। दोस्तों, आप सबने ईपीएफओ के बारे में सुना होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे देश का पीएफ मैनेज करती है। आप लोगों ने अपने फादर से सुना होगा कि भाई मेरा पीएफ कटता है, मेरा प्रोविडेंट फंड कटता है, बाद में मिल जाएगा। पेंशन स्कीम आपने सुनी होगी, इंश्योरेंस स्कीम आपने सुनी होगी। तो उस पर्टिकुलर सोशल सिक्योरिटी के डोमेन को हमारे देश की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ मैनेज करती है। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल पोस्ट हैं। एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है, एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, ऐसे ही एसएससी की पोस्ट है, पीए की पोस्ट है, एंड देन ऊपर वाली पोस्ट आरपीएफसी वगैरह भी है। दोस्तों, इन पर्टिकुलर पोस्ट पर जब जब वैकेंसी आती है तो या तो प्रमोशन के थ्रू वैकेंसीज फिल करी जाएंगी या फिर रिक्रूटमेंट के थ्रू वैकेंसीज फिल करी जाएंगी। तो अगर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट या फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर पोस्ट पे वैकेंसीज क्रिएट होंगी तो यहाँ पर जो नीचे लोग हैं उनको प्रमोट करके आधी वैकेंसीज फिल करी जाएंगी, और आधी वैकेंसीज के लिए ईपीएफओ रिक्वेस्ट करता है यूपीएससी को कि भाई आप मेरी इतनी वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा दो। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी बन जाता है जब जब ईपीएफओ को रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप मेरे लिए एग्जाम कंडक्ट करवाओ। अब दोस्तों, ये एपीएफसी है क्या? देखो, एपीएफसी है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये एक ग्रुप ए या क्लास ए लेवल 10 पोस्ट है, इक्विवेलेंट टू आईएएस आईपीएस जो वो ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर जो आपकी बेसिक पे है वो लेवल 10 के हिसाब से 15,600 से लेके 39,100, और आपका ग्रेड पे 5400 का रहता है। जो आपकी सैलरी रेंज बनती है सून आफ्टर ज्वाइनिंग वो 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में रहती है। और अगर आप इन हैंड सैलरी की बात करें तो लगभग 1,20,000 के आसपास सैलरी आपके हाथ में आती है जब आप इस पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट को ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पावर एक इंस्पेक्टर के तौर पर, एक रिकवरी ऑफिसर के तौर पर, एक अकाउंट सेटलिंग के तौर पर आप लोगों को मिलती है। तो काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप बन जाते हो और काफी पावर आप लोग एक्सरसाइज करते हो। ये एग्जाम रेगुलर नहीं था, 2002 में हुआ, 4 में हुआ, 12 में हुआ, 12 के बाद 15 में हुआ, लेकिन 15 के बाद 8 साल बाद 23 में हुआ। बट अब ये एग्जाम रेगुलर होना शुरू हो गया है 2023 में, 2025 में, और अभी एग्जाम 2026 में एक्सपेक्टेड है। और लगभग 80 वैकेंसीज इस पर्टिकुलर पोस्ट की आने वाली हैं। तो इसी तरीके से एक और एग्जाम है ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन का ही, वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर। ये क्लास बी पोस्ट है, लेवल 8 पोस्ट है। आप एसएससी सीजीएल में जितनी भी पोस्ट देखते हैं वो लेवल 7 की मैक्सिमम रहती हैं, तो ये उनसे ऊपर है। और यहाँ पर आप लोगों की जो ग्रेड पे है वो लेवल 8 के हिसाब से 4800 की, और आपकी बेसिक पे 9300 से लेकर 34,800 की। और आपकी जो इनहैंड सैलरी आती है सून आफ्टर ज्वाइनिंग वो लगभग 85,000 से लेकर 90,000 के बीच में आती है। तो अगेन एक बहुत अच्छी जॉब। और दोस्तों, ये जॉब आपको 2 रोल देती है। एक है अकाउंट ऑफिसर का, अपनी ज्वाइनिंग के कुछ सालों तक आप पहले अकाउंट ऑफिसर बनते हैं, अकाउंट्स को सेटल करते हैं, पीआरओ वाला काम करते हैं, और फिर आप लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाते हैं जहां पर आप जाके इंडस्ट्री को फील्ड विजिट करके चेक करते हैं कि भाई इंडस्ट्री लोगों का जो पीएफ है वो काट रही है नहीं काट रही है, लोगों की भलाई कर रही है नहीं कर रही है, और जो पीएफ एक्ट हैं या फिर जो और एक्ट हैं लेबर के उनको कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भी 2017 में एग्जाम हुआ, फिर 21 में हुआ, फिर 23 में हुआ, फिर 25 में हो रहा है, फिर 2026 में हो रहा है। और इस बार तो बम्पर वैकेंसीज 311 आने वाली हैं। तो दोस्तों, ये एग्जाम आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। आप लोग ध्यान से इस पर्टिकुलर एग्जाम का एक बार सिलेबस देखिए। इस पर्टिकुलर एग्जाम में लगभग 14-15 कंपोनेंट आते हैं, जहां पर कुछ कंपोनेंट ये हैं: इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर। इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, हिस्ट्री एंड कल्चर से 10 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, डेवलपमेंटल इशू से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा।
क्वांट से आप लोगों को एग्जाम में 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग से 3 क्वेश्चन और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, और करंट अफेयर से पिछली बार 16 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे, ये क्वेश्चन के लिए आप ऑलरेडी अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके हो। आपकी सेम प्रिपरेशन जो अपने सीएससी एग्जामिनेशन में कर लिए वो यहाँ पर एज सच काम आने वाली है। तो ये एग्जाम एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नेचुरल चॉइस बन जाता है, क्योंकि इस एग्जाम में आप लोगों का 70% सिलेबस ओवरलैप हो रहा होता है। 70% सिलेबस, आपको सिर्फ 30% एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है। 70% प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। और दोस्तों इस पर्टिकुलर एग्जाम की सबसे बेस्ट बात क्या है, आप लोग खुश हो जाएंगे सुन के कि भाई यहां पर आप लोगों को सबसे पहले एक रिक्रूटमेंट टेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है, जस्ट लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स, बट एक ही पेपर होता है। और इस पर्टिकुलर पेपर को क्वालिफाई करने के बाद सीधा इंटरव्यू है, बीच की कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, बीच में कोई मेंस स्टेज नहीं है। तो अगर आप लोग सिर्फ एक प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो तो आप सीधा फिर इंटरव्यू देने जाओगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छा एक रास्ता देखने को मिलता है और बहुत छोटा रास्ता देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपीएससी एस्पिरेंट की सिलेक्शन रेशियो बहुत हाई रहती है। जैसा मैंने बताया कि 2021 में 2023 में बहुत सारे लगभग 80% एस्पिरेंट जो सिलेक्ट हुए थे वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैकग्राउंड के थे। अगर मैं कुछ नाम मेंशन करना चाहूँ तो निशांत ओझा सर जो हमारे ऑफिस में ही थे, ठीक है, रैंक 49 एपीएफसी ऑफिसर, ठीक है। मैं आकाश सर का नाम लेना चाहूं, या फिर मैं सौरभ का नाम लेना चाहूं, या मैं वैभव श्रीवास्तव का नाम लेना चाहूं, मैं इतने सारे लोग मेंशन कर सकता हूं जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैकग्राउंड के तौर इस एग्जाम में क्वालिफाई कर रखे हैं। तो एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट के बारे में, सौरभ के बारे में आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा। सौरभ जो थे वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के एस्पिरेंट थे और बहुत डेडिकेटेड एस्पिरेंट थे। आईआईटी बीएचयू से पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी, प्लेसमेंट वगैरह छोड़ के। ब्रिलियंट चाइल्ड ही वॉज, ठीक है, इन द ग्रेजुएशन। बट उसके बाद क्या हुआ कि 5 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, 3 बार इंटरव्यू दिया, 3 बार इंटरव्यू, लेकिन तीनों बार पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ और फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट, डीमोटिवेशन, इन चीज़ों का शिकार होने लग गए। शरीर पे भी गलत असर पड़ना शुरू हो गया, मोटापा आना शुरू हो गया। बट दोस्तों किसी दोस्त के कहने पर उन्होंने ईओ एग्जाम का फॉर्म फिल कर दिया, पेपर देने गए और रैंक 20 इस पर्टिकुलर एग्जाम में उनका आया, रैंक 20। दोस्तों लाइफ चेंज हो गई, डिमोटिवेशन खत्म हो गई, सेल्फ डाउट खत्म हो गया, एक अच्छी लाइफ इस टाइम पर वो जी रहे हैं। सिमिलरली अर्पना गिल मैम 8 साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करी, मल्टीपल स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के अटेम्प्ट दिए, बट दोस्तों सफलता हाथ नहीं लग रही थी और एपीएफसी का एग्जाम दिया और रैंक 2 उसमें हासिल किया। इस टाइम पर एक अच्छी लाइफ एज एन असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वो जी रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एग्जाम बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट बन जाता है, एक सिस्टम में एंट्री करने का चांस बन जाता है। तो आपको इन एग्जाम्स को पक्का अप्रोच करना चाहिए। अब कुछ सिलेबस की अगर ओवरलैपिंग में आपको बताऊं तो 3 पोर्शन एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन के होते हैं, 3 एरिया एग्जाम की प्रिपरेशन के होते हैं, जिसमें क्यूआरई आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जीएस आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया होता है, और ये कंपोनेंट्स जो लगभग पेपर की 1/3 वेटेज बनाते हैं ये आपको एडिशनली प्रिपेयर करने होते हैं। तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन के साथ 3 घंटे डेली दे देंगे अगले 4 महीने के लिए, 3 घंटे अगले 4 महीने के लिए, तो आप इस एग्जाम को नेचुरली क्रैक कर जाएंगे। ये मैं बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को ऐसा करते हुए। तो इस एग्जाम को आपको अप्रोच करना चाहिए। आप कुछ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भाई इन पर्टिकुलर रिवोल्ट्स को, डेक्कन रिवोल्ट, संथन रेबेलियन, खेरवार मूवमेंट, रंपा रेबेलियन को अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। फ्रीडम फाइटर के बारे में क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935 के बारे में क्वेश्चन है, पीरपुर रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, पाल डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन है, चालुक्य के ऊपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में कंप्लीट कर रखे हैं, आप इनको आज भी सॉल्व कर सकते हो। आप और क्वेश्चन देखिए। अब जैसे क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो ये एपीएफसी और ईओ एग्जाम के पेपर के स्निपेट हैं और आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यार ऐसा पेपर तो मेरा यूपीएससी में आता है। तो दोस्तों इन एग्जाम्स को आप अपनी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन से क्रैक कर सकते हैं। 4 बातें इस एग्जाम के बारे में जो बहुत अच्छी हैं वो ये है। पहली बात कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की जो कंडक्टिंग बॉडी है यूपीएससी, वही इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है। तो आप लोगों का जो सपना है धौलपुर हाउस के बाहर खड़े होकर इंटरव्यू के टाइम पर फोटो खिंचवाने का, वो इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू भी फुलफिल हो सकता है। दूसरी बात 70% सिलेबस ओवरलैप है। तीसरी बात कि भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत छोटा है, सिर्फ रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिर सीधा इंटरव्यू, कोई बीच की मेन स्टेज नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ बात कि भाई 70% सिलेबस ओवरलैप हो रहा है, तो इसलिए आपको इस एग्जाम की तरफ आना चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्स की डिस्कशन भी कर लेते हैं। एक एग्जाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी तक आपने सुना है उसमें ग्रेड बी पोस्ट का।
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का सेंट्रल बैंक। आप लोगों ने करंट अफेयर्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसकी बहुत सारी स्कीम्स, इसके बहुत सारे जो डिसीजन है, इनके बहुत सारे जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। आपने मल्टीपल टाइम यूपीएससी में इस बॉडी के ऊपर क्वेश्चन देखे होंगे। दोस्तों इस बॉडी में एक पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट होता है आरबीआई ग्रेड बी जो है पोस्ट का, जो कि मैनेजर पोस्ट है। देखो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है, जैसे अगर मैं बोलूं ग्रेड ए, तो ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर है, ग्रेड बी मैनेजर है, ग्रेड सी ऊपर वाला मैनेजर है। तो यहाँ पर आप लोग अगर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं और सेकंड को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सीधा मैनेजर पोस्ट पे जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 स्किल सेट चाहिए कि भाई आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत का मतलब सच में बहुत है, मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल या फिर आइडियलिस्टिक ड्रीम नहीं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे क्यूआरी सच में बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर करंट अफेयर की प्रिपरेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश की कंप्रेहेंशन, समराइजेशन एंड राइटिंग स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए और आपको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब दोस्तों इस एग्जाम को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूं तो इस एग्जाम में आपको 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस देखने को मिलेगा, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। फेज 1 में लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है, यहाँ पर जो वैकेंसीज का नंबर है वो 2021-22 में 200 प्लस से जाकर इस टाइम पर 50 के आसपास है। तो यहाँ पर 1 लाख बच्चा 50 पोस्ट के लिए कंपीट करता है फेज 1 में। फेज 1 एक पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसको आईबीपीएस कंडक्ट करता है। आप लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, यही वो बॉडी है जो बैंकिंग एग्जाम कंडक्ट करती है और ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मोड में होता है। कंप्यूटर बेस्ड मतलब फिजिकल एग्जाम, फिजिकल पेपर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, आपको एक कंप्यूटर पे जाके ऑप्शन जो है अपने मार्क करने पड़ेंगे। तो ये सीबीटी मोड टेस्ट है। फेज 1 में आपको 4 कंपोनेंट का टेस्ट देखने को मिलेगा, जहां पर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के 80 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 25 मिनट में सॉल्व करने होते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। रीजनिंग में आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपको 60 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का और 45 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर टाइम लिमिट है, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तरह आपके पास ओवरऑल टाइम लिमिट के साथ साथ एक सेक्शनल टाइम लिमिट भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के 25 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांट में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के और आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 200 क्वेश्चन आप लोगों को 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है, हर कंपोनेंट के लिए आपको कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और यहाँ पर एक ओवरऑल कट ऑफ भी जाती है जो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कट ऑफ गई है 30, 15, 15, 15, तो आपके हर कंपोनेंट में इससे ऊपर नंबर होने चाहिए। तो अगर ओवरऑल कट ऑफ गई है 75 तो आपके टोटल मार्क्स भी 75 प्लस होने चाहिए। क्लियर है। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर एग्जाम में जनरली यूपीएससी वाले बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो सीसेट में प्रिपेयर कर रहा हूँ क्यूआरई और करंट अफेयर में प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आई एम रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फेज 1 के लिए। बट दोस्तों फेज 1 इज टफ, क्योंकि फेज 1 में आप लोगों को करंट अफेयर तो काफी ओवरलैपिंग देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन है करंट अफेयर के कि अटलांटिक डिक्लेरेशन कौन सी कंट्रीज के बीच में साइन हुई, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के हिसाब से कौन सी कंट्री टॉप पर है, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर हाईएस्ट मैंग्रोव कवर है इंडिया में, इनमें से कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो एशियन की मेंबर भी हैं और बिम्स्टेक की मेंबर भी हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको जीए में देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर में देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका नंबर 30 रहेगा आउट ऑफ 80। तो आपकी सीएससी की प्रिपरेशन यहाँ पर आपको हेल्प तो करेगी, बट आपको थोड़ा सा एडिशनल करंट अफेयर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर दोस्तों बात करूं क्वांट की, तो क्वांट एक चैलेंजिंग पोर्शन है, क्योंकि क्वांट में आप लोगों को काफी टफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्यूआरई वाज अ वेरी टफ पोर्शन फॉर यूपीएससी फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, और ऐसा कहा जाता है कि अगर एक सिविल सर्विस एग्जाम का जो एस्पिरेंट है वो क्यूआरई वाला पोर्शन आरबीआई ग्रेड बी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो फेज 2 तो वो आराम से निकाल सकता है। मतलब उसके लिए सबसे चैलेंजिंग ही फेज 1 होता है। फेज 2 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम वाले के लिए एक एडवांटेज वाला फेज होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का आप फेज 2 का इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, ये पेपर 1 है, उसका सिलेबस देखिए। जब आप इन टॉपिक्स को देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ओके, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी। अरे ये तो मेरा प्रीलिम्स का सिलेबस से मैच कर रहा है। यही टॉपिक्स, जो ये टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, तो हम पढ़ते हैं अपने प्रीलिम्स के सिलेबस में। और अगर मैं बाकी टॉपिक्स से भी कंपेयर करूं तो मेंस का जो सिलेबस है GS1, GS2, GS3 का, उनमें सारे टॉपिक यहाँ पर ओवरलैप होते हैं। आप अर्बनाइजेशन पढ़ते हैं, आप माइग्रेशन पढ़ते हैं, आप सोशल जस्टिस पढ़ते हैं, आप जेंडर इश्यूज पढ़ते हैं, सारे टॉपिक तो यहाँ पर भी हैं। तो अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम या फिर यूपीएससी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रखे हैं तो फेज 2 का जो पेपर 1 है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का, वो आपका कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होता है विद योर यूपीएससी सीएससी एग्जाम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी एडिशनल नहीं करना है। आप इवन अगर क्वेश्चन देखेंगे
ये क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव, डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी एंड मेंशन इन ब्रीफ एटलीस्ट 8 मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। आपको बताना है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द लाइट ऑफ रिपोर्ट ऑफ करेंसी एंड फाइनेंस रिलीज्ड बाय आरबीआई। आपको ये 2 आंसर करने हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज भी अगर मैं आपको बोलूं कि आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, आप लिख सकते हैं विदाउट हैविंग अ सिंगल डे ऑफ प्रिपरेशन फॉर ईएसआई और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। दोस्तों ये कंपोनेंट आप लोगों का पूरी तरीके से मैनेज हो जाता है विद योर सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक और पेपर की, जो पेपर 2 है इंग्लिश का, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर ऐसे आता है जो कि 40 मार्क्स का होता है और आपको 600 शब्दों में लिखना होता है, 600 वर्ड्स में लिखना होता है। यहाँ पर प्रेसी आती है, यहाँ पर कंप्रेंशन आता है। दोस्तों आप लोग अगर यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं तो वहां पर भी आपने पेपर 6 देखा होगा, जहां पर ऐसे आता है, रीडिंग कंप्रेंशन आती है, प्रेसी आती है। सेम पेपर यहाँ पर भी है, बस डिफरेंस क्या है कि पेपर क्वालिफाइंग होता है, ये पेपर मार्क्स में कैलकुलेट हो रहा होता है। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में एस्पिरेंट हैं तो टाइपिंग की प्रैक्टिस कर ले तो ये एग्जाम मैनेजेबल होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके लिए काफी कंटेंट पढ़ चुके होते हैं। आप क्योंकि द हिंदू पढ़ रहे होते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे होते हैं और आप यूपीएससी में भी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ये पर्टिकुलर पेपर आप लोगों को थोड़ा सा ईजी लगता है अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। और अगर आप पुराने ऐसे के टॉपिक्स भी देखें, इंडिया ओन डिजिटल करेंसी, इस बार पेपर में क्वेश्चन भी आया था, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। आप आराम से इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे 600 शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे ऐसे ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं यूपीएससी सीएससी में, फॉर एग्जांपल कि द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ व्हेन द सन इज शाइनिंग। अब इसके ऊपर 1200 शब्द लिखना, 1500 शब्द लिखना अपने में चैलेंज है, बट ऐसे टॉपिक्स पे तो लिखा जाता है। तो ये पेपर भी चैलेंजिंग नहीं है यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट के लिए। चैलेंजिंग क्या है फेज 2 में? पेपर 3। पेपर 3 में आप लोगों को मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है और फाइनेंस पढ़ना पड़ता है। मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोगों के नए हैं, जो आपको बिल्कुल न्यू पढ़ने पड़ेंगे। बट अगर आपका एप्टीट्यूड सिविल सर्विस एग्जाम से काफी इंप्रूव हो चुका है, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट एथिक्स कवर कर लिया होता है, आपने बहुत सारे और सिमिलर टॉपिक्स लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कवर कर लिए होते हैं, तो ये कंपोनेंट्स आप लोगों को कवर करने में दिक्कत नहीं होती है। और अगर आप 40 से 50 घंटे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को दे दें तो आप इस कंपोनेंट में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद जो रियल चैलेंज यूपीएससी वाले बच्चों को फील होता है वो होता है फाइनेंस कंपोनेंट में। अगर मैं फाइनेंस कंपोनेंट की बात करूं तो फाइनेंस कंपोनेंट में बहुत सारी चीजें उनको नहीं पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें ओवरलैप करती हैं, जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है, यूनियन बजट, इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्फ्लेशन। ये टॉपिक आपने पढ़ रखे होते हैं, लेकिन बाकी टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 30% कवरेज आप लोगों की होती है, 70% नया कवर करना पड़ता है। तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अगर कोई बच्चा अलॉन्ग विद फेज 1 प्रिपरेशन आरबीआई ग्रेड बी की कर ले तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट के लिए निकालना टफ नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर क्वेश्चन भी देखेंगे मेंस के तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं विद योर यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन। तो यहाँ पे 60% के आसपास सिलेबस ऐसा है जो आरबीआई ग्रेड बी का ओवरलैप होता है विद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। आप एक अगर एस्पिरेंट है सिविल सर्विस एग्जाम के तो आप इस एग्जाम को मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम की बात करते हैं जो है नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम। दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम के बारे में सुना ही नहीं होता कि यार नबार्ड जो हमारे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर बैंक है, उसमें एक पोस्ट है ग्रेड ए की, असिस्टेंट मैनेजर की, जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं, जिसका हम पार्ट बन सकते हैं। और ये एग्जाम टफ नहीं है अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट हैं। यहाँ पर आपको क्यूआई आना चाहिए, करंट अफेयर आना चाहिए, इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स आपकी सेम यहाँ पर भी होनी चाहिए, बट यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक डिफरेंट चीज क्या है भाई, अगर आप यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल का बच्चा है या फिर कोई एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बच्चा है, उसको ये टॉपिक लगभग 50% ओवरलैपिंग मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप लोग लगभग 90 घंटे अगर डेली टोटल निकाल लेते हैं 90 घंटे, तो आपका एआरडी भी अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। बाकी चीजें आप यूपीएससी सीएससी के साथ ही मैनेज कर पाते हैं। यहाँ पे पेपर 1 क्या है, पेपर 1 यहाँ पर भी 3 स्टेजेस हैं, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू। लगभग 1-1.5 लाख के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज अराउंड 80 के आसपास आती है। यहाँ पे 2 सेक्शन है फेज 1 में, एक क्वालिफाइंग सेक्शन जहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जहां पर आपको अगर आप एक नंबर ले आते हैं उतने नंबर अगर आपके आगे तो पेपर क्वालिफाइंग है। फिर है मेरिट सेक्शन, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन फेज 2 एग्जाम के लिए होता है। यहाँ पर जीए है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है। तो ये इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज सेम सिलेबस जो भी हमने देखा था आरबीआई ग्रेड बी का, ऑलमोस्ट वैसा ही सिलेबस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। करंट अफेयर सेम है और एआरडी ये आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो करंट अफेयर से आप इसको ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, सीसेट से आप क्यूआरई प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगेन आपको लगता है कि आप इसके लिए रेडी हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा ओरिएंटेशन आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा। एक बार आपको इस एग्जाम के जो पीवाईक्यूज हैं और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप ये चेक कर पाएं कि मैं इस एग्जाम के लिए अपना कंटेंट यूटिलाइज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर हम इसका सिलेबस देखें फेज 2 का, तो ये ईएसआई का सिलेबस है। अगेन मैक्सिमम टॉपिक हमने पढ़े होते हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ठीक है,
इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। अगेन सारे के सारे टॉपिक हमारे फेज 1 या प्रीलिम्स या मेंस की प्रिपरेशन में कवर हो रहे होते हैं। अगर मैं फेज 2 की बात करूँ ARD की, तो यहाँ पर एक बार आप सिलेबस देखिए, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एनिमल हस्बेंड्री, इनमें से काफी टॉपिक हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन से ओवरलैप करते हैं। और अगर हमने टॉपिक वहां पे पढ़ रखे तो यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं आती है इन टॉपिक्स को समझने में या जल्दी कवर करने में। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्वेश्चंस भी देखेंगे तो क्वेश्चंस भी डुएबल होते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऐसे आएगा, राइट एन एसे ऑफ अबाउट 500 to 521 ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, पेपर 3 है, तो आप इनमें से आराम से लिख सकते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, एक्सप्लेन हाउ इंडिया कैन बोस्टर मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे के टॉपिक हैं। अगेन लिखा जा सकता है। अगर आप मेंस के पेपर देखें तो अगेन इन क्वेश्चन पे आप इजीली आंसर लिख सकते हैं अगर आपने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रखी है तो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको डाइवर्ट करना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं तो ये एग्जाम मैनेजेबल है by devoting some limited time along with your UPSC CSE preparation। अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे इनमें से किसी भी एक एग्जाम को चूज करके निकालना शुरू कर दो तो फिर CSE एग्जाम, तो आप इन एग्जाम्स को अप्रोच कर सकते हो। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो आप लोगों ने देखा हुआ है, CPF एग्जाम आप लोगों ने सुना हुआ है। इस एग्जाम को भी आप CSE प्रिपरेशन का जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी आप जो है एक अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हो अगर आपने CSE एग्जाम की तैयारी कर रखी है। लेकिन इस एग्जाम में आपकी एज लिमिट जनरली कम होती है, बट अगर आप अभी बहुत यंग हो 21 से 26 के बीच में तो आप 25 के बीच में तो आप इस एग्जाम को पक्का जो है अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये एग्जाम भी आपको अच्छी पोस्ट दिलवाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैं अब ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम में काफी अच्छे अटेम्प्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर चुके हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे भी चुके हैं और सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है, तो ये टाइम है जहां पर एक बार बैठ के आपको अदर ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए। मैंने कुछ पैरामीटर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जिनके बेसिस पर आप अपने लिए अदर एग्जाम्स चूज कर सकते हैं। अदर एग्जाम्स इजी नहीं है, अदर एग्जाम्स में सिलेक्शन जल्दी नहीं मिल जाएगी, अदर एग्जाम्स में कंपटीशन कम नहीं है, लेकिन सेम प्रिपरेशन जो आपने CSE एग्जाम में कर रखी है ये आपको अदर एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अदर एग्जाम्स की तरफ जाना चाहिए ताकि अपनी चॉइसेस बढ़ा सकें, आप एक तीर से मल्टीपल निशाने लगा सकें। इनमें एक नेचुरल चॉइस बनती है स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की, जो कि काफी अच्छा एग्जाम है। और दोस्तों क्योंकि अब APFC एग्जाम रेगुलर होने लग रहे हैं, हर 2 साल के हमें एग्जाम देखने को मिला, तो ये भी एक बहुत अच्छी चॉइस है CSE एस्पिरेंट के लिए, काफी अच्छा सिलेक्शन रेशियो है। इसके अलावा आप RBI ग्रेड बी, NABARD ग्रेड A या फिर आप लोग CAPF एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में इंटरेस्ट आता है और आपको लगता है कि हाँ मुझे और एग्जाम्स भी अप्रोच करने चाहिए, तो आप लोग RBI ग्रेड बी, NABARD ग्रेड A, UPSC, PFO, APFC, AO, स्टेट सिविल सर्विस इन एग्जाम्स की सर्च करिए, इन एग्जाम्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करिए ताकि आप लोग क्लैरिटी के साथ इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में उतर पाएं। और दोस्तों अगर आप लोग APFC एग्जाम या फिर RBI ग्रेड बी एग्जाम या फिर NABARD ग्रेड एग्जाम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं तो हमने आपके लिए कंप्रेहेंसिव गाइड बुक्स डाउनलोड जो है करने का ऑप्शन दिया है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन गाइड बुक्स में आपको इन एग्जाम्स की सारी इन्फॉर्मेशन लाइक सिलेबस, पैटर्न, डिकोडेड सिलेबस, एलिजिबिलिटी एंड सॉल्व PYQs मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड करके एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर टाइम। और दोस्तों अगर आप लोगों को इन एग्जाम्स में इंटरेस्ट आता है और आपको लगता है कि हाँ मुझे इन एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, तो हमने आपके लिए डेडिकेटेड कोर्सेज भी लॉन्च कर रखे हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्सेज वाले सेक्शन पे जाके आप लोगों को RBI ग्रेड बी, NABARD ग्रेड A, UPSC, PFO के कोर्सेज मिल जाएंगे और ये कोर्सेज एक बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट में हम आप लोगों को ऑफर करते हैं। बट दोस्तों पहले मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, एक बार मन बना लीजिए, ठीक है, और डिफरेंट एग्जाम्स की एक बार इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए और अगर आप मन बना लेते हैं उसके बाद अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो वी कैन बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर यू। काफी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं एंड वी विल ट्राई कि भाई हम आप लोगों की इस पूरी जर्नी में हेल्प करें ताकि आप लोग जो अपना सपना है गवर्नमेंट सर्विस पाने का उसको पूरा कर सकें। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।